वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फॉक्सट्रो सब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम फाइल को क्रिएट कैसे किया जाता है, यानी कि उसको बनाया कैसे जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम फाइल बनाने के बाद अगर उसमें कुछ एडिटिंग करना हो, यानी कि आपने फाइल बना दी है और बनाने के बाद आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती हो गई है, तो उसको सुधारेंगे कैसे। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि प्रोग्राम फाइल बनाने के बाद अगर उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या जिसको साधारण भाषा में हम प्रोग्राम रन करना कहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बता दूं, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने आपको डेटाबेस के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसमें काफी सारी चीजें आती हैं, तो आज मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन बताऊंगा, यानी कि प्रोग्राम फाइल बनाना, उसको सुधारना, उसको एग्जीक्यूट करना और प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि प्रोग्रामिंग होता क्या है और उस प्रोग्राम को आप कैसे बनाएंगे या कैसे यूज करेंगे, जिससे आगे के प्रोग्राम बनाते समय प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, किसी भी चीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपको एबीसीडी तो सीखना ही होता है पहले। अगर आपने एबीसीडी नहीं पढ़ा तो आप उस लैंग्वेज में बात कैसे कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो ए टू जेड तो पहले सीखेंगे। ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नहीं समझ पाते हैं तो आपको प्रोग्राम बनाना ठीक तरीके से नहीं आता है। अब बात यहाँ पर हम करते हैं कि प्रोग्राम है क्या, या हम प्रोग्राम को क्यों बनाते हैं। तो प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पहले भी काफी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, जैसे फंडामेंटल में या और भी अदर लैंग्वेजेस में। तो वहां पर होता क्या है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं तो, कि हम अगर कंप्यूटर को कोई भी चीज लिख करके देते हैं, मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि समझने के लिए है, भले ये प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर को बोलते हैं कि 2+3 को जोड़ो, अब कंप्यूटर 2+3 को कैसे जोड़ेगा, तो ये हमको अच्छे से पता है कि हम जो भाषा समझते हैं वो होती है नॉर्मल लैंग्वेज, या तो हम इंग्लिश या हिंदी या अदर कोई लैंग्वेज यूज करते हैं। और कंप्यूटर जो समझता है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है जिसको हम लोग 0-1 की भाषा या बाइनरी भाषा या डिजिटल लैंग्वेज भी कभी कभी बोलते हैं, या मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ये जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर समझता है केवल मशीन लैंग्वेज। अब हम लोग जब लिखते हैं 2+3 और कंप्यूटर को बोलते हैं कि इसको जोड़ो, तो वो उसको कैसे जोड़ेगा। उसको तो यही नहीं पता कि 2 क्या है, प्लस क्या है या 3 क्या है, क्योंकि वो तो समझता है सिर्फ कौन सी भाषा, 0-1-0-1 की भाषा। उसके लिए 2 भी 0-1-0-1-10 है, प्लस को भी वो उसी फॉर्मेट में लेगा और 3 को भी उसी फॉर्मेट में लेगा। तो हमको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हमको कंप्यूटर को उस चीज को समझाना पड़ेगा। आप एक एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाता है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ना वो हिंदी समझता है ना आप इंग्लिश समझते हैं, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ गया कि हम जो भाषा समझ रहे हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, और कंप्यूटर जो भाषा समझ रहा है वो हम नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हमको क्या करना होगा। तो अगर हम हिंदी जानते हैं, सामने वाले इंग्लिश जानता है, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे। तो आपका जवाब होगा कि हम एक ट्रांसलेटर रखेंगे, ऐसा ट्रांसलेटर जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में बदल सके। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ या C या जो भी यूज करते हैं, इसके अलावा भी वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट काम आता है, यानी कि बीच में हमको एक ट्रांसलेटर का यूज करना होता है। हालांकि ये ट्रांसलेटर पहले से ही प्रोग्राम में डला हुआ होता है, प्रोग्रामिंग भाषा में होता है, तो आपको उसको डालने की अलग से आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि ट्रांसलेटर क्या करेगा, तो ये ट्रांसलेटर का काम होगा, जैसे हमने मान लेते हैं मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये सामने इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा मान लिया जाएगा। तो अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैंने बोला हिंदी में, तो वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, वो ट्रांसलेटर हमारी हिंदी भाषा को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंग्लिश में, और सामने वाला जो इंग्लिश में बोलेगा उसको कन्वर्ट कर देगा हिंदी में। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग 0-1-0-1 की भाषा तो नहीं समझ सकते, लेकिन उसकी जगह पर हम लोग अपनी भाषा में प्रोग्राम बनाते हैं
और ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए अलग अलग ट्रांसलेटर आते हैं, जैसे C++ में कंपाइलर यूज होता है, कुछ लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर यूज होता है, असेंबली भाषा के लिए असेंबलर यूज होता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर का काम क्या है कि हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में बदल देना और उसके बनाए हुए जो आउटपुट होगा उसको हमको शो करना। तो यहाँ पे बेसिक चीज ये है कि हम कंप्यूटर को जो प्रोग्राम बताते हैं, अब प्रोग्राम का मतलब क्या है देखिए, तो प्रोग्राम की एक परिभाषा होती है। प्रोग्राम की परिभाषा ये होती है कि किसी भी विशेष काम को करने के लिए अगर आप कई इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप यानी कि लाइन से कई इंस्ट्रक्शंस अगर आप देते हैं तो उन सभी इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर एक साथ एक प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप पहला एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, फिर चौथा लिखेंगे, फिर पांचवा, ऐसे ही कई इंस्ट्रक्शंस एक लाइन में रख करके आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि चलाएंगे, तो इसी को कहा जाता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मेन मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन कैसे इंस्ट्रक्शन, जो कि एक निश्चित क्रम में जमे हुए होते हैं, उनको आप कहेंगे प्रोग्राम। ठीक है। अब जैसे कि आप अगर घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो आपने घर से चलना चालू किया तो आप कई स्टेप लेंगे उसके लिए। पहले आप घर से बाहर निकलेंगे, फिर आप रोड पर आएंगे, फिर आप चलना चालू करेंगे, फिर आप उस जगह पर पहुंचेंगे, फिर वापस आने के लिए भी आप कई स्टेप यूज करेंगे। तो इन स्टेप को आप एक क्रम में रखते हैं कि आप घर से बाहर निकले, फिर आपने रोड पे चलना चालू किया, उसके बाद चलते चलते आप किसी जगह पर पहुंचे, फिर वहां पर आप रुके, फिर आपने अपना काम किया, फिर वहां से वापस आए। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन लाइन से आप चलाते हैं तो एक कंप्लीट आपका वर्क पूरा होता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कई इंस्ट्रक्शंस को एक साथ जब हम मिला देते हैं तो मिलाने से वो बन जाता है एक प्रोग्राम। हम बोलते हैं कई बार कि आज कहाँ है, तो आज बोलते हैं आज बाहर जाने का प्रोग्राम बना है किसी का। प्रोग्राम अगर किसी का बना है बाहर जाने का तो प्रोग्राम में क्या होगा, ऐसा थोड़ी है कि भाई आप निकले और उस जगह पे तुरंत पहुंच गए। आप घर से निकल के कई स्टेप फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब हम कंप्यूटर की भाषा में भी समझ सकते हैं कि हम कंप्यूटर को कई इंस्ट्रक्शंस लाइन से देंगे और वो लाइन से बने हुए इंस्ट्रक्शन ही एक साथ मिलकर के प्रोग्राम कराएंगे। तो मैंने एक साधारण एग्जांपल आपको बताने के लिए लिया कि आप कहीं बाहर जाएं तो उसमें भी आपके काफी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये प्रोग्राम कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई प्रोग्राम क्या होता है, ये तो हमने समझा। तो प्रोग्राम क्या होता है, कई इंस्ट्रक्शन लाइन से जब लिखे जाते हैं और उनको एक साथ चलाया जाता है लाइन से, तो उसी इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को हम लोग कहेंगे प्रोग्राम। ठीक है। मतलब आप निकले, आप कहीं गए, वहां पर पहुंचे, वहां आपने काम किया, फिर आप वापस आए, फिर चले, फिर घर पहुंचे, तो ये आपका मिला करके पूरा एक काम कंप्लीट हुआ। तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर को जो जो करवाना है वो आप लाइन से लिख दीजिए उसमें, तो वो उस काम को करेगा, वही कहलाता है प्रोग्राम। अब ये तो हुआ प्रोग्राम की बात कि प्रोग्राम है क्या, लेकिन फॉक्सट्रो में प्रोग्राम फाइल बनाते कैसे हैं? तो देखिए, फॉक्सट्रो में प्रोग्राम फाइल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको कमांड विंडो के द्वारा अगर प्रोग्राम फाइल बनाना है तो फॉक्सट्रो स्टार्ट करने पर ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है और ये है कमांड विंडो। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है मॉडिफाई कमांड। सबसे पहले आप ये लिखेंगे मॉडिफाई, फिर एक स्पेस या ज्यादा स्पेस दे सकते हैं, फिर आप लिखेंगे कमांड। चाहे तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉक्सट्रो में आप किसी कमांड के 4 लेटर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, तो मॉडिफाई का आप मॉडी भी लिख सकते हैं और कमांड का आप कॉम भी लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप मॉडिफाई कमांड लिखिए या मॉडी कॉम लिखिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी प्रोग्राम फाइल का नाम दे देना है। मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूं, आप कुछ भी दे सकते हैं। नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग अल्फाबेट से ही करें आप उसकी, और कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया P1 दे दिया। अब ये दे करके आपको एंटर करना है। इन दोनों में से कोई भी एक कमांड आप दे सकते हैं। आपको मॉडिफाई कमांड बड़ा लगता है तो आप शॉर्ट में उसको मॉडिकॉम दे सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कमांड दे करके एंटर की प्रेस करेंगे तो इसके बाद इसी स्क्रीन पर, फॉक्सट्रो की स्क्रीन पर आपके सामने एक विंडो डिस्प्ले होगी। ये विंडो इस तरीके की एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए इस विंडो में क्या होगा। तो सबसे ऊपर तो इस विंडो में P1 जो कि हमारे फाइल का नाम था वो लिखा हुआ मिलेगा,
और उसके बाद .prg लिखा होगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, क्रिएटिंग प्रोग्राम फाइल, यानी कि प्रोग्राम फाइल को हम कैसे बनाते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने कमांड विंडो में मॉडिफाई कमांड या मॉडिकॉम लिख करके फाइल का नाम लिखा, एंटर किया, जिससे हमारे सामने एक विंडो डिस्प्ले हो गई है। अब इस विंडो में हम करेंगे क्या, तो हम बनाएंगे इसमें प्रोग्राम। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है। तो किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए क्या करना होता है, लाइन से उसके इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि एक के बाद ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे करके एक एक इंस्ट्रक्शन। अब दूसरी चीज ये है कि हम प्रोग्राम को बनाए कैसे। तो मैं आपको एक बेसिक प्रोग्राम समझाता हूँ ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये कोई भी दो नंबर को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि कोई भी दो नंबर को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा या ऐड कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल भी करने वाला हूं आपके सामने, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे होगा। अच्छा, एक चीज और देखना होगा कि जब आप प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल नाम का टॉपिक आपने सुना होगा। ये बहुत ही जरूरी है वेरिएबल को समझना कि वेरिएबल क्या है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में भी समझा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा में थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक और हम जो बेसिक पढ़ने वाले हैं वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो वेरिएबल क्या है, तो देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं होता है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल क्या है का मतलब क्या हुआ, कोई नई चीज नहीं है। चलिए मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। अपने स्कूल से आप वेरिएबल पढ़ते आए हैं, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, छोड़िए वेरिएबल क्या है, छोड़िए वेरिएबल को हम नहीं देखते हैं। मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि वेरिएबल होगा क्या और आप इसको कहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अभी हम वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा है स्कूल में a इज इक्वल टू 3 हो, b इज इक्वल टू 2 हो, तो a प्लस b क्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है, तो a प्लस b क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 5। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि मैंने तो 3 और 2 को तो जोड़ा नहीं, मैंने तो a और b को जोड़ा, तो आंसर 5 कैसे हो गया, a b क्यों नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे कि सर आपने a में 3 को स्टोर किया हुआ है और b में आपने 2 को स्टोर किया है और a प्लस b का आंसर होगा 5। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो a और b है इन्हीं दोनों को कहा जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल है क्या, तो वेरिएबल एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम किसी दूसरी वैल्यू को, देखिए a में हमने क्या स्टोर किया 3, b में हमने क्या स्टोर किया 2, तो वेरिएबल एक ऐसी जगह होती है जहां हम किसी दूसरी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, ये कैरेक्टर भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो a वेरिएबल में आप किसी का नाम या कोई कैरेक्टर भी इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो कैरेक्टर वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो वेरिएबल तो आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप ये स्कूल में आपने पढ़ा है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 होने पर a प्लस b। तो वेरिएबल एक ऐसी जगह है जहां कोई भी दूसरी वैल्यू स्टोर हो सकती है, और जब उस वेरिएबल को हम यूज करते हैं, जैसे मैंने a और b को यूज किया, तो वो यूज ना होके अपने अंदर स्टोर वैल्यू को वो यूज कर लेता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही है वेरिएबल। एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल को हिंदी में हम बोल सकते हैं परिवर्तनांक। अब देखिए, ये परिवर्तनांक क्या हुई, जो परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित कैसे, तो अब आपका ये जो वेरिएबल है ये परिवर्तित कैसे होगा, तो चलिए देख लेते हैं। परिवर्तित का मतलब ये है, देखिए प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने समझ के अच्छे से रखिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोग्राम चलेगा कैसे, मैंने बोला था लाइन से, स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखना है तो याद रखिए प्रोग्राम हमेशा लाइन से चलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। आगे चल के कंडीशनल या लूपिंग में हम देखेंगे और भी कई टाइप की चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यही ध्यान रखना है। तो देखिए, वेरिएबल को हिंदी में परिवर्तनांक कहा जा रहा है, तो ऐसा क्यों। सबसे पहली चीज, अगर मैं a इज इक्वल टू 3 लिखता हूँ, b इज इक्वल टू 2 लिखता हूँ,
फिर मैं नीचे लिख देता हूं a इज इक्वल टू 4 और फिर मैं a प्लस बी करता हूं। अब आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अगर मैंने a इज इक्वल टू 3 लिखा, ये मेरा पहला स्टेप, तो a में चला गया 3। अब वेरिएबल की एक खासियत ये होती है कि वेरिएबल एक बार में एक वैल्यू को स्टोर रखता है। जैसे ही उसको कोई दूसरी वैल्यू दी जाती है तो वो पहली वैल्यू को छोड़ देता है। देखिए कैसे, जैसे हमने a इज इक्वल टू 3 लिखा तो 3 चला गया किसमें, a में। अब हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 3 है। जैसे हमने b इज इक्वल टू 2 लिखा तो b में चला गया 2, तो हम मान लेते हैं b की वैल्यू 2 है। ये 2 लाइन हो गई, लाइन से चलता है प्रोग्राम। तीसरे लाइन पे जब हम आते हैं तो वहां पर मिलता है a इज इक्वल टू 4, तो नॉर्मल सी चीज है कि 4 कहाँ चला जाएगा, a में। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक बार में एक वैल्यू रखता है, नई वैल्यू मिलने पर वो पहली वैल्यू को छोड़ देता है। तो जैसे ही a को 4 मिलता है तो उसके अंदर पहले से क्या स्टोर है, 3 स्टोर है। तो 3 यहां से बाहर हो जाएगा और a के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया परिवर्तनांक। ऐसा हम समझ सकते हैं कि परिवर्तनांक मतलब जो क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। अब अगर a प्लस बी होता है तो यहाँ पर a की वैल्यू अब है हमारे पास 4, क्योंकि 3 तो बाहर जा चुका है। क्यों बाहर जा चुका है, मैंने आपको क्या बताया, 2 चीजें ध्यान रखना है। प्रोग्राम कैसे चलेगा, लाइन से। दूसरा क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल को एक वैल्यू मिली तो उसके पास वो है, जैसे ही उसको 4 मिला तो उसने 3 को छोड़ के क्या रख लिया, 4 रख लिया। अब a की वैल्यू 4, b की वैल्यू तो जो थी वही है, वो तो चेंजेस हुआ नहीं है उसमें। तो 4 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये वेरिएबल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। आज मैं प्रोग्राम ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इस क्लास में मैं आपको केवल यही बताऊंगा कि प्रोग्राम को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोग्राम में कैसे इनपुट होता है और कैसे आउटपुट होता है, यानी कि कैसे आप कोई चीज इनपुट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर या कैसे आप कोई चीज आउटपुट प्रोग्राम में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। तो देखिए यहाँ पर अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था प्रोग्राम फाइल बनाते कैसे हैं। तो मॉडिफाई कमांड या मॉडिफॉर्म करके फाइल का नाम दिए, जिससे एक विंडो आपके सामने खुल जाती है। अब इस विंडो में देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमको ये बताना है, वैसे तो वेरिएबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा फॉक्सरो में। अगर आप कई ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जहां ऑटोमेटिक वेरिएबल बन जाता है, फिर भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो देखिए, अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आप नंबर लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टोर 0 to, मैं लिखता हूं यहाँ पर A, B और C। अब मैं प्रोग्राम किस चीज का बना रहा हूं, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नंबर को जोड़ने का। ठीक है, किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं, 2 नंबर को जोड़ने का। तो यहाँ पर 2 नंबर ऐड होगा, उसका हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्टोर 0 to A, B, C लिख दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 वेरिएबल बन गए, A, B और C, और जिनमें कितनी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, 0। आप इस 0 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि स्टोर 0 to A, B, C, तो A, B, C की वैल्यू क्या हो गई है, 0। ठीक है, एक साथ स्टोर कर सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप यहां पर लिख देते हैं a इज इक्वल टू 5, फिर आप लिख देते हैं b इज इक्वल टू 4, फिर आप लिख देते हैं a प्लस b लिख देते हैं, या फिर आप ऐसा बना देते हैं कि c इज इक्वल टू a प्लस b लिख देते हैं। और उसके बाद आप देखिए अब क्या हुआ, पहले प्रोग्राम लाइन से कैसे चलेगा, हमने प्रोग्राम फाइल बनाया, यहाँ पर हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 5, तो 5 चला गया a में, b इज इक्वल टू 4, 4 कहाँ चला गया, b में। उसके बाद a और b दोनों प्लस होकर के कहाँ चला गया, c में चला गया। तो जब ये c में गया तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ठीक है, अब c की वैल्यू 9 हो गई है, लेकिन प्रोग्राम अपने आप नहीं चलता है। प्रोग्राम में एक एक चीज आपको बताना पड़ता है। हम जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इसका कोई आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं मिलेगा, तो सीधी सी बात है भाई, आपने बोला a में 5 को स्टोर कर दो, उसने कर दिया। आपने बोला b में 4 स्टोर कर दो, कर दिया।
ए बी जोड़ के सी में ले आओ, 9 आ गया। लेकिन आपने कहीं भी ये बताया कि प्रोग्राम में सी को डिस्प्ले भी करना है? नहीं। तो अगर हमने ये बताया ही नहीं तो डिस्प्ले कैसे होगा? हम प्रोग्राम केवल वही काम करता है जो हम उसको बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसको हमको डिस्प्ले भी करना होगा। अब आप बोलेंगे डिस्प्ले कैसे करें? तो फॉक्सरो में मैं आपको एक कमांड बताता हूँ सिंपल सा, जिससे आप किसी भी चीज को आसानी से किसी भी वेरिएबल मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपको बस करना ये होगा कि एक क्वेश्चन मार्क लगा करके आपको सी लिखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है? तो ये सी की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, इसका अब ये प्रोग्राम जो बनेगा, तो प्रोग्राम बनने के बाद हम इसको रन कराएंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, एक बार फिर से समझिए। फॉक्सरो में मॉडिफाई कमांड या मॉडिकॉम लिख के फाइल का नाम लिखे, विंडो आया, उसमें लाइन से हमने एक स्टेप को लिख दिया जो हमको करना था। ए में वैल्यू गई, बी में गई, दोनों जुड़ के सी में आया। सी को हमने डिस्प्ले भी किया क्वेश्चन मार्क के द्वारा। उसके बाद हमारा काम अभी इतना ही था। देखिए मैंने क्या बोला, वैल्यू प्रोग्राम में डालना, इनपुट करना, मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास के वीडियो में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में, कि ये कैसे होगा कि आप किसी फाइल के वैल्यू को खुद डाल सके। यहाँ तो हमने पहले से वैल्यू दिया। मैं ये भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में कि आप कैसे वैल्यू को प्रोग्राम रन करते समय रन टाइम पर वैल्यू डालेंगे। तो अभी हुआ क्या, अब ये प्रोग्राम बन गया। अब आपको करना क्या है, आपको इसको Ctrl+W से इस प्रोग्राम को कर लेना है सेव। तो Ctrl+W से आप सेव करेंगे, ये विंडो जो है ये बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, आपका प्रोग्राम सेव हो गया है। अब आप अगर चाहें कि प्रोग्राम में कोई गलती हो गई है और आपको ये विंडो दोबारा से लाना है, तो फिर से आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा आपको यही कमांड आप दे सकते हो, मॉडिफाई कमांड या मॉडिकॉम और उसी फाइल का नाम। तो ये विंडो दोबारा आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रोग्राम बनाने के लिए भी मॉडिफाई कमांड है, और प्रोग्राम में सुधार या एडिटिंग करने के लिए इस विंडो को लाना हो तो भी यही प्रोग्राम है। तो चेंजेस करके आप Ctrl+W करके उसको सेव कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन आता है कि आप इस प्रोग्राम को सेव तो कर चुके हैं, Ctrl+W से रन कैसे कराएं। रन कराने का मतलब ये है, जो जो आपने लिखा है उसको प्रोग्राम एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला था, तो वो करेगा। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए प्रोग्राम को रन कराना होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा डू, और जो आपने फाइल का नाम बनाया था, जैसे हमने P1 बनाया था, तो वो हमने P1 लिख करके एंटर कर दिया। देखिए बनाते समय मॉडिफाई कमांड, सुधारते समय भी मॉडिफाई कमांड, लेकिन जब प्रोग्राम बन गया Ctrl+W से सेव कर लिए, तो उसको रन कराते समय हम क्या लिखेंगे, डू। तो डू करने के बाद फाइल का नाम स्पेस, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एंटर करने पर अब ये एक एक स्टेप को चलाएगा। सबसे पहले वो चलाएगा A=5, तो 5 चला गया A में, B=4, 4 चला गया B में, A+B चला गया प्लस होकर के C में, C की वैल्यू 9 मिल गई यहाँ पर। अब जब वो C को क्वेश्चन में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, तो जैसे ही C डिस्प्ले होगा तो यहाँ पर आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा 9। क्योंकि देखिए 9 सिर्फ क्यों मिला, बाकी चीजें तो हमने केवल समझने के लिए टिक करके लिखा है। आगे की जो क्लास है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आप वैल्यू खुद से इनपुट कैसे करेंगे, या एक बड़ा प्रोग्राम क्या होता है। यहाँ पर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था कि प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो वो हमने समझा कि एक प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते तो आप इस प्रोग्राम के ऊपर स्टोर 02 ABC ऐसा लिख देते, ठीक है। 0 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ABC 3 वेरिएबल बनेंगे और तीनों की वैल्यू हो जाएगी 0। A में भी 0, B में भी 0, C में भी 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वेरिएबल को जब नई वैल्यू दी जाती है तो वो अपनी पुरानी वैल्यू को छोड़ देता है। तो होता क्या कि जैसे हम A=5 लिखते तो 5 जाता A में और A से 0 बाहर हो जाता। B=4 लिखते, 4 जाता B में और B से 0 बाहर हो जाता। तीनों में 0 0 स्टोर है। फिर A+B जो कि 5 4 है प्लस हो क्या आता C में, तो C से भी 0 क्या हो जाता, बाहर हो जाता, और हमको आउटपुट क्या मिलता है, इसका C मिलता है, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू अगर हम नई वैल्यू देते हैं तो पुरानी वैल्यू को वो छोड़ देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया 9। तो जैसा मैंने बोला कि अगले क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वैल्यू आप इनपुट कैसे करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए। इसमें हमने ये देखा कि प्रोग्राम क्या होता है,
स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखना प्रोग्राम कहा जाता है। एक प्रोग्राम फाइल को कैसे बनाया जाता है, मॉडिफाई कमांड से। उसमें सुधार भी करना हो तो मॉडिफाई कमांड, और उसको रन या एग्जीक्यूट करना हो तो डू करके आप उस फाइल का नाम लिख सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है। प्रोग्राम बनाते ही समय आप कंट्रोल ई का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी बताऊंगा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।